27 मई 2022 के फाइनेंशियल न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत है। आज हमारे टेबल पर हैं 5 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। डिजिटल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन, फिर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, कंपनीज अपने आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन के टारगेट्स को कट डाउन करने लगी हैं, मूडीज़ ने इंडियन ग्रोथ के बारे में क्या कहा, और लास्ट में पीएसबी ने गवर्नमेंट को दिया डिविडेंड। दोस्तों प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। एंड डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। डिजिटल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन $300 बिलियन, ये टारगेट है कि 2026 तक हमारा देश जो है ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग में हमारा देश $300 बिलियन का एक हब बन जाए। और इसी चीज़ को लेकर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी बोर्ड तैयार किया है जिसके हेड हैं एक जॉइंट सेक्रेटरी। और ये बोर्ड जो है इसके मेंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, जो हमारे देश की लोकल और मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स हैं और इंडस्ट्री बॉडीज़ हैं। तो इनके मेंबर्स को यहाँ पर इस नए ग्रुप के मेंबर के तौर पर लिया गया है और इसके हेड हैं, एज आई टोल्ड यू, जॉइंट सेक्रेटरी। नाउ द थिंग इज़ के 2014 की बात है जब सरकार ने सिर्फ स्मार्टफोन बनाने के लिए, सिर्फ स्मार्टफोन को टारगेट करने के लिए एक फास्ट ट्रैक टास्क फोर्स तैयार की थी। ये जो नई टास्क फोर्स तैयार की जा रही है ये उससे भी अपग्रेड है। ये सिर्फ स्मार्टफोन नहीं, लेकिन स्मार्टफोन के साथ साथ आईटी हार्डवेयर, वेरेबल्स, एलईडी लाइट्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी अब कैसे हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाए, तो इन सारी चीज़ों के बारे में विचार विमर्श जो है वो ये ग्रुप करेगा और सरकार को फाइनल अपना रिपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। हमारे देश की जो इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन है, ICEA, लेट मी रिपीट इट्स नेम अगेन, इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन। तो इसी ICEA ने एक रिपोर्ट तैयार किया था और रिपोर्ट में कुछ टारगेट्स के बारे में बताया कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे देश को एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का हब बनना है तो मोबाइल फ़ोन का मैन्युफैक्चरिंग जो 2021 में हमने $30 बिलियन का किया, तो ये हमें 2026 यानी कि आने वाले 3-4 सालों के अंदर $126 बिलियन का करना पड़ेगा। आईटी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हमने $3 बिलियन की आइटम 2021 में पैदा की, तो आने वाले समय में $25 बिलियन तक इसको ले जाना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ सजेशंस आए ICEA के और इसी सजेशन, इसी रिपोर्ट की वजह से सरकार ने फिर यह तय किया कि चलिए एक एडवाइजरी ग्रुप तैयार करते हैं और एक नया टारगेट सेट करते हैं, डिजिटल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन $300 बिलियन। तो आई होप दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज क्लियर टू यू। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, गूगल जो है वो भारत सरकार के साथ एक्टिवली डिस्कशन कर रहा है ताकि वो इस ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का पार्ट बन सके। अभी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लोर की जा रही हैं, राइट। ये बहुत ही एम्बिशियस इनिशिएटिव है और अभी जो बातचीत है ये भी काफ़ी एक्सप्लोरेटरी है, यानी कि चीज़ों को एक्सप्लोर किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि इसमें क्या क्या हो सकता है और कैसे इसे गूगल जो है वो यूज़ कर सकता है, या फिर कैसे गूगल जो है वो इसका पार्ट बन सकता है और फिर इसमें कैसे सिनर्जी क्रिएट की जा सकती है। गूगल का क्या फ़ायदा होगा, सरकार का क्या फ़ायदा होगा, लोगों का क्या फ़ायदा होगा, तो ये सारी चीज़ों को अभी फ़िलहाल डिस्कस किया जा रहा है। अब ये जो ONDC है ये किस प्रकार का नेटवर्क है? ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसका लक्ष्य ये है कि जो ई कॉमर्स है ना, इसको डेमोक्रेटाइज करना चाहता है, डिसेंट्रलाइज बनाना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा किराने की दुकान है, फिर अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स जो हैं ये ऑनलाइन आ सकें। तो ये चीज़ ये एक प्लेटफॉर्म नेटवर्क प्रोवाइड करने का सपना जो है वो इसका लक्ष्य जो है वो इस प्लेटफॉर्म का ये लक्ष्य है। और बेंगलुरु में इसको लॉन्च किया गया और 4 दूसरे शहरों में भी लॉन्च किया गया और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगस्त तक हमारे देश के 100 जितने सिटीज़ में इसको लॉन्च किया जाएगा। तो गूगल इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड है। तो लेट्स होप कि भारत सरकार और गूगल मिलकर इसको एक हाउस होल्ड नेम बना दे और
बहुत सारे रिटेलर्स जो हैं हमारे किराना के स्टोर्स, तो उन लोगों का भी फ़ायदा हो, कस्टमर का भी फ़ायदा हो, इससे यही हम आशा रखते हैं। कंपनीज स्लैश आउटपुट टारगेट्स, अलग अलग कंपनीज जैसे कि मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी, टेलीविज़न बनाने वाली कंपनी, रेफ्रिजरेटर्स बनाने वाली कंपनी ने अपना जो टारगेट है, प्रोडक्शन का टारगेट, उसको 10% कम किया है। रीज़न क्या है? क्योंकि बार बार प्राइजेस इंक्रीज़ हो रही है और इसकी वजह से डिमांड जो है वो ड्रॉप हो रही है। मोबाइल फ़ोन क्लाइंट्स जो हैं और लाइट प्रोडक्ट्स, जो लाइटनिंग प्रोडक्ट्स बनाने वाले जो कस्टमर्स हैं, तो उन्होंने भी यही स्टेप्स उठाए हैं। अपने अपने मीन्स पीपल आर नॉट बाइंग दैट मेनी थिंग्स दिस डेज, क्योंकि चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव होने लगी हैं। दूसरी तरफ अभी तक क्या था कि सप्लाई को लेकर इश्यूज थे और लोग चीज़ों को ख़रीदने के लिए तैयार थे। अब सप्लाई सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे अच्छी होती जा रही है, लेकिन अब हमें चाहिए डिमांड में अपटिक, यानी कि डिमांड जो है वो थोड़ी ऊपर आ जाए, तो उसमें तो मज़ा आएगा। कस्टमर्स में ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ये सारी चीज़ें बनाने वाली कंपनीज जो हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, यार प्रोडक्शन जो है वो बढ़ सकता है एंड थिंग्स। लेकिन अभी सप्लाई सिचुएशन अच्छी होने लगी है, लेकिन डिमांड जो है वो डाउन हो गई है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ कोर्स। तो इस कैलेंडर ईयर का जो ग्रोथ है इट्स गोइंग टू बी वेरी challenging. As per estimates, prices of mobile phones, television, refrigerators, washing machines, etc. has gone up by 9 to 15%. ये सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी प्राइस 9 से 15% इंक्रीज हो चुकी है। मूडीज ऑन इंडिया, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस जो है इसने 2022 के लिए भारत का जो ग्रोथ फोरकास्ट है, ये मार्च में कहा था इट विल बी 9.1%, अब इसने रिवाइज किया है और कहा है इट विल बी 8.8%। एंड ऑफ कोर्स द मेन रीज़न अगेन हियर इज़ इन्फ्लेशन, राइट। क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ चुकी है, फूड की प्राइस बढ़ चुकी है, फर्टिलाइज़र की प्राइस बढ़ चुकी है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हाउस होल्ड फाइनेंसेस और स्पेंडिंग के ऊपर एक हमें असर देखने को मिल रही है। 2023 का जो ग्रोथ फोरकास्ट है ये मूडीज़ ने कहा है इट्स गोइंग टू बी 5.4%। और G20 देशों की बात करें तो G20 इकोनॉमीज़ का जो ग्रोथ है ये पहले 5.9 कहा था, अब 3.1% कह रहा है या फिर फोरकास्ट कर रहा है मूडीज़। कुछ पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली थी स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ की वजह से, फिर इन्वेस्टमेंट के इंटेंशंस की वजह से, फिर बजट में सरकार ने जो कैपेक्स हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे अलॉट किए, तो ये सारी चीज़ों की वजह से इन्वेस्टमेंट साइकिल जो है वो स्ट्रेंथन हो रही थी। लेकिन अभी जो अचानक से ये युद्ध हुआ, कमोडिटीज़ की शॉर्टेज हुई और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड थिंग्स, तो ये सारी चीज़ों की वजह से ग्रोथ जो है वो हैम्पर हो सकता है। और रेट इंक्रीजेस जो हैं, रेट जब बढ़ते जाएंगे, और ये बात मैंने कई बार बताई है तो नॉट गोइंग टू रिपीट दिस अगेन, जो रेपो रेट या फिर इंटरेस्ट रेट जो है वो जब बढ़ने लगते हैं, लोन्स जब एक्सपेंसिव होने लगती हैं, तो डिमांड पर इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट होती है। पीएसबीज डिविडेंड टू गवर्नमेंट, जो सरकारी बैंक्स हैं वो सरकार को 7,867 करोड़ रुपीस डिविडेंड के तौर पर देगी इस साल, यानी कि इनका जो प्रॉफिट हुआ है तो उसमें से जो डिविडेंड है इट विल गो टू गवर्नमेंट, क्योंकि ये एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट की कंपनीज है, तो गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर आ गया, राइट। कुछ समय पहले ही कुछ 30,000 करोड़ रुपीज़ आरबीआई ने दिए और ऊपर से ये 7,800 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो अलग अलग बैंक से मिलेंगे, तो दिस इज़ अ गुड थिंग। और एक गुड साइन भी है ये कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं ये बैंक्स का काम हो रहा है, बैंक्स जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं, तो इसी वजह से वो डिविडेंड जो है वो दे पा रही हैं। टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं उसमें से 9 बैंक्स ने डिविडेंड पे किया, राइट। और इसमें एसबीआई जो है 3,616 करोड़, उसके बाद नंबर 2 पर आती है यूबीआई 1,084 करोड़ रुपीस, और ये एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है, राइट, कि पहले सिर्फ एसबीआई और इंडियन बैंक ने ही फाइनेंशियल ईयर 21 में डिविडेंड पे किया था, और अब देखिए 9 बैंक्स जो हैं वो डिविडेंड पे कर रही है, दैट्स अ गुड साइन। और कृष्णन सीतारमन है सीनियर डायरेक्टर एट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल, वो कहते हैं कि डिविडेंड नंबर्स शो दैट पीएसबीज आर नाउ बैक टू बिजनेस एज यूजुअल आफ्टर बीइंग बाउड डाउन बाय हाई प्रोविजंस अगेंस्ट राइजिंग एनपीए सिंस फिस्कल 2016।
2016 के आसपास ऐसा था कि जो हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनके ऊपर एनपीए का बोझ काफ़ी ज़्यादा था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, लोन दी है पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा थी। फिर सरकार ने बहुत मेहनत की, पैसे इंजेक्ट किए, बुक्स को क्लीन करने की कोशिश की एंड थिंग्स। और देखिए एक समय था जब जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है उसका पीक ये था कि 11.2% एनपीए था। और पीएसबीज की बात करें तो पीएसबीज जो हैं उसमें 15% जितना एनपीए था। अब ये आंकड़ा जो है वो काफ़ी कम हुआ है, राइट, 7.9% हो गया है एज ऑफ दिसंबर 2021, विच इज़ अ गुड साइन। इसका मतलब है एनपीए कम हुआ है, प्रॉफिट्स जो हैं वो इम्प्रूव हुए हैं, बैंक्स जो हैं वो अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। और सीतारमन जो है उन्होंने ये भी कहा कि एनपीए के ड्रॉप होने की वजह से क्रेडिट ग्रोथ अच्छा हुआ है, लोन्स लोगों ने ज़्यादा ली हैं बैंक से, और बैंक का प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से मीन्स इसको सिर्फ बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें देखना है कि जब बैंक्स हेल्थी होगी तो हमारी इकोनॉमी जो है वो भी हेल्थी हो जाएगी। And that's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video. Don't forget to share. Every single sharing matters. And I'll see you soon with some more interesting stuff. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.